नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। गुजरात के राजकोट में राष्ट्रीय एकता मंच की ओर से भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर एस जयशंकर ने आज देश और दुनिया से संबंधित कूटनीतिक, राजनयिक, आर्थिक, व्यावसायिक या फिर भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर खुलकर बात की और विशेष बात इस कार्यक्रम के लिए यह रही कि उन्होंने पहले तो संबोधन किया, अपनी बात रखी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन चला और यह क्वेश्चन आंसर सेशन हमारे लिए एक पत्रकार के रूप में, आम आदमी की दृष्टि से या फिर जो दुनिया और देश के बीच में चलने वाली कूटनीतिक जो स्थिति बनती है उसका इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, या फिर अगर आपकी कोई व्यापारिक रुचि है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रुचि है, उसको लेकर खुलकर बात की। उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर लगातार सवाल पूछे गए और उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हिचकिचाहट के आज कई राज खोल दिए। विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय एकता मंच की ओर से या उनके प्रतिनिधियों की ओर से, खासकर राजकोट के लोगों की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब दिए। उन्होंने राजनीति में कैसे उनका पदार्पण हुआ, कैसे वो विदेश मंत्री बने, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका जुड़ाव हुआ, इसका भी आज राज खोल दिया। उन्होंने एक राजनयिक के रूप में, क्योंकि वो स्वयं IFS हैं, देश के विदेश मंत्री भी रहे हैं और दुनिया के बड़े देशों में, विकसित देशों में, अमेरिका, चाइना जैसे देशों में भारत के राजदूत भी रहे हैं। उनका कैसा अनुभव रहा है, ब्यूरोक्रेट को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसको लेकर उन्होंने क्या कहा। उसके बाद विदेश मंत्रालय की जो परफॉर्मेंस है वर्तमान केंद्र सरकार में, उनकी विदेश मंत्रित्व के दौर में कैसा रहा है, उस पर भी उन्होंने व्याख्या की, उस पर भी उन्होंने बातें कही, इस सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद भारी दबाव के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति में भारत ने कैसे रूस से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने का बड़ा साहसिक निर्णय लिया, जबकि दुनिया के देश उस पर प्रतिबंध लगा चुके थे। अमेरिका सहित सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने उन पर एक मुश्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। बावजूद इसके भारत ने रूस से तेल खरीदने का निर्णय कैसे लिया और उस दबाव को कैसे इन्होंने अपने से दूर रखा, इस पर भी चर्चा की उन्होंने। सौराष्ट्र के उद्यमी भारत जो विकसित होने की स्थिति है, जो बातें कही जा रही हैं अमृतकाल में, उसमें उनका क्या योगदान होना चाहिए, इस पर भी बात की। युवाओं द्वारा बहुत गंभीर सवाल उनसे पूछा गया। गुजरात के युवाओं ने उनसे बहुत गंभीर सवाल पूछा और वह सवाल था कि भारत UN का परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कब बनेगा, यानी जो सुरक्षा काउंसिल है UN का, उसका स्थायी सदस्य कब बनेगा। इस पर भी आज उन्होंने बड़ी लंबी चर्चा की और बहुत लंबी व्याख्या दी। लगभग क्या हालात हैं, उस हालात से देश को साझा किया आज उन्होंने अपनी बातें उस मंच से। अब तक खुलकर इतनी बात उन्होंने कभी नहीं कही थी भारत के स्थायी सदस्य बनने को लेकर UN का। और यूनाइटेड नेशंस में मैंने आपको बताया कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल स्थायी सदस्य के मुद्दे पर उन्होंने बात की। साथ साथ देश के एक्सपोर्टर्स के लिए क्या सुविधाएं हैं, आज इंटरनल क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है, और दुनिया के देशों में भारत का विदेश मंत्रालय या भारत का दूतावास जिन जिन अलग अलग देशों में जहां है, वो किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने की स्थिति में हैं, कैसे वो सहयोग कर रहे हैं भारतीय एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने में, प्रमोट करने में, एनकरेज करने में। इस सवाल का भी बहुत विस्तार से उन्होंने जवाब दिया। आइए आपको सुनवाता हूं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने
क्या कुछ कहा, कैसे उनसे सवाल किए गए और उन सवालों के उन्होंने क्या जवाब दिए, हम सब के लिए बहुत सूचना परक है। आइए सुनिए। मन में कुछ बातें हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी उत्तर देने। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर हमने यहाँ उपस्थित सभी लोगों को पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में पहले से अनुरोध किया था। अराउंड सर 350 number of questions we have received from the public of this Rajkot sir from different areas. Out of that 300 sir, we have selected few questions to ask you, and my two team member will ask one by one question to you sir, and you answer that. I request Mr. Manoj Kalyan. Sir, thank you very much for wonderful discussion with us. My first question to you, sir, and this is on behalf of the entire Saurashtra and Kutch. So my first question, sir, you started your career as a diplomat with one of our Gujarati PM, that is Mr. Morarji Desai. And your political career started again with another Gujarati PM, sir. So मैंने कहा ना मेरे भाग्य में लिखा है। Sir, we are very anxious to know how did PM approach you? What was the communication? If you can just share with us, and most importantly, why did you accept it, sir? भाई last question I can answer. You asked why did you accept it? जब मोदी जी कुछ कहते हैं, you think there is any other answer? बट नहीं, मैं इतना ही कहता हूँ, देखिए मेरे परिवार में कोई भी आज तक पॉलिटिक्स में नहीं है। अभी भी 5 साल बाद बाकी लोग पूछते हैं कि भाई तुम कैसे चले गए वहाँ, और थोड़ा माने उनके यहाँ थोड़ा कुछ आश्चर्य है, थोड़ा इसके बारे में कुछ घर में भी कभी कभी चर्चा होती है। मैं जो है पहली बार मेरा उनके साथ, मोदी जी के साथ डीलिंग जो है, मैं चीन में राजदूत था उस समय, वो मुख्यमंत्री थे तो उनका वहाँ आना हुआ, तो ये पहला मीटिंग उस समय था। उसके बाद जब तक वो प्रधानमंत्री बने, मैं कभी उनके बाद उसके कहीं मीटिंग नहीं हुई थी। फिर मैं तब तक मैं अमेरिका में राजदूत बन चुका था, तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो मैं दिल्ली आया वापस, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई जून में। और फिर वो अमेरिका में उनका विज़िट, वो दौरा आप जानते हैं बहुत फेमस था, वो मैडिसन स्क्वायर में उनका भाषण था वहाँ। और अगले साल मैं विदेश सचिव चुना गया। तो मैंने 3 साल वो जिम्मेदारी निभाई, तो उसके बाद मुझे लगा कि इतने साल सर्विस में हो गए तो रिटायरमेंट हो गया, तो उसके बाद मैं टाटा ग्रुप में मैंने काम शुरू किया था। तो जब 2019 के चुनाव के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, ये चुनाव के बाद की घटना है, शपथ ग्रहण के माने होते ही होते, तो मुझे लगा कि उस समय मैं तो शपथ ग्रहण में मेरी कोशिश थी कि कम से कम एक कुर्सी मिल जाए ताकि मैं भी देख सकूं कि कौन चुने जा रहे हैं वहाँ। और तो मुझे बुलाया तो मैं गया, मैंने सोचा कि माने उन्होंने समय दिया है कि मैं वेल विशर हूँ, कि कंग्रेचुलेट करने के लिए मौका है। तो मेरे लिए तो मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि वो चाहेंगे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ और वो भी मंत्री बनूँ, और वो भी विदेश मंत्रालय का मंत्री बनूँ। तो जो जैसे आपने कहा, अब उन्होंने अगर एक बार वो अपनी इच्छा प्रकट की तो आप ही बताइए इसका और क्या जवाब हो सकता है।
Mere acceptance, sir. Thank you so. Not mere acceptance. See, वो feeling was also there. कि frankly, I tell people. Sometimes people ask me कि आपने इतने सारे मंत्रियां देखे होंगे तो what is the difference, etc. There's also a feeling. Look, sometimes I say अगर मोदी जी नहीं होते तो ऑफर नहीं आता, पर अगर मोदी जी नहीं होते तो मुझे पता नहीं कि एक्सेप्टेंस होता या नहीं, कि मुझे भी वो गर्व था कि मैं उनकी टीम में ज्वाइन कर. Thank you, sir. Sir, the next question is again very interesting, sir. There were many crucial conditions like Russia-Ukraine crisis or the many other crises which you have just narrated to us. My question, how does Dr. Jaishankar operates in these conditions? And very importantly, what is his style of working to manage under stress? See, इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो अगर जब जिम्मेदारी होती है, देश को चलाना होता है, तो सिस्टम बनाना होता है कि कोई भी देश, कोई भी जब तक एक बार सिस्टम बन जाए और आप सिस्टम को माने इसकी तैयारी भी करें, प्रैक्टिस भी करवाएं और आप सिस्टम पे भरोसा करें और सिस्टम भी आपको माने, तो एक तो सिस्टम है. और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो आया है कि देश में देखेंगे कि वो वही सरकार है, वही बाबू है, वही मंत्रालय है, पर वही बाबू, वही मंत्रालय, अब उसकी परफॉर्मेंस कुछ अलग है. तो ये दूसरी बात है कि जो लीडरशिप, जो मोटिवेशन जो होता है कि जब जैसे ये दो आपने कहा, यूक्रेन की बात कही कि ये जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ उस समय, क्योंकि हमें पहले पता था तनाव बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स को कहा कि भाई आप निकल जाइए, अभी समय है. उस दिन हमारी एक प्लेन जा रही थी जिसको हमें वापस बुलाना पड़ा लोगों को लाने के लिए, एयर इंडिया की प्लेन थी. पर एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो मुझे तो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन मिले प्रधानमंत्री से, किसी भी हालत में आप जो भी करो, कुछ भी करो, आप पूरे सिस्टम को लगाओ. मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट वहाँ से निकले, घर आए वापस. तो जब क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलते हैं ना, क्योंकि अगर ऊपर ही थोड़ा कन्फ्यूजन हो, जैसे आप जानते हैं कि उस समय हम पे बहुत दबाव था कि हम रूस से तेल न लें. अगर हम तेल नहीं लेते तो हम कहाँ से लेते तेल, क्योंकि तेल की तो ज़रूरत थी. हम वही जगह जाते जहाँ दुनिया जा रही थी, वो खाड़ी में जो और कुछ और 2-3 देश और हैं, अफ्रीका में हैं. तो क्या होता, तेल की कीमत बढ़ जाती. अगर आप 100 रुपये आज दे रहे हैं तो अगर सप्लाई कम हो जाता, ये तो माने बात तो ऑब्वियस है कि वो वही 100 रुपये लीटर 125 रुपये बन जाता. उस समय भी जब लोगों ने कहा कि आप, इतना दबाव था, आप पब्लिक में कैसे अपने पोजीशन रखा, मैंने पोजीशन रखा क्योंकि मुझे बहुत साफ इंस्ट्रक्शन से प्रधानमंत्री से कि देखिए भारत का कंज्यूमर है, उसका हित है, उसको आप केंद्र में रखें कि किसी भी हालत में आप वो डिसीजन लीजिए जो भारत के कंज्यूमर के हित में. तो मुझे पता था कि जवाब आएगा, मुझे जवाब देना होगा, उसका भी कुछ रिएक्शन होगा, उसको झेलना होगा. पर लक्ष्य ये था कि हमें जो करना था, हमने मन बना लिया था कि भारत के हित में है और हमें ये करना ही है. तो मैं कहूँगा इसके लिए सिस्टम भी चाहिए, लीडर भी चाहिए, आत्मविश्वास भी चाहिए, और एक किस्म से जो किसी भी प्रक्रिया में इसको स्मूथली चलाना है. क्योंकि मेरे प्रक्रिया में देखिए, मैं सब आज ज़्यादातर ऑफिसर्स जो हैं वो मुझे जानते हैं, सब ने सब कभी ना कभी मेरे साथ काम किया, तो उनको भी विश्वास है कि अभी ऐसे सिचुएशन, क्योंकि जब युद्ध चल रहा था, एक जगह हमारे विद्यार्थी इतनी बुरी तरह से फंस गए थे, फायरिंग इतनी ज़्यादा चल रही थी. उन्होंने कहा कि जब तक आपके यहाँ से कोई नहीं आएगा, हम अपने हॉस्टल से नहीं निकलेंगे. तो मैंने अपने अफसरों को बुलाया दिल्ली में और कहा कि भाई वो नहीं निकलेंगे,
और उनको पता था क्योंकि हमारी वो फ़ोन पे व्हाट्सएप पे बात होती थी। किसी को तो जाना होगा वहाँ। हमारे यहाँ 2 लोग गए दिल्ली से यूक्रेन में जहाँ युद्ध चल रहा था, वहाँ तक गए उनको लाने के लिए। और मैं कहूँगा अभी तक अगर 2 लोग जो गए बहुत साहसी लोग थे, पर पूरे कमरे में जो भी था वो जाने के लिए तैयार थे। तो ये है फ़र्क आज कि कोई भी सिचुएशन में लोगों को लगता है कि आज देखिए ये देश की अपेक्षा है, ये प्रधानमंत्री माने उन्होंने ये वायदा किया है कि मैं सबको लाऊंगा, तो सिस्टम रेस्पॉन्ड करती। Thank you, sir. Thank you so much. Sir, what you have said, I have a question from there only. Earlier, sir, it was more of a politicization of bureaucracy. Then the time arrived, now it is more of a corporatization of bureaucracy. My next question is, sir, can we see the bureaucratization of politics in the coming years? नहीं, देखिए ये मेरा जो आना जो है एक किस्म से सच कहूँ तो एक्सेप्शन है कि जो पॉलिटिक्स जो है वो उसकी ये अलग दुनिया है कि जो लोग जो हैं ग्रास रूट लेवल से जो करते हैं। मैं ये कहूँगा कि पिछले 5 साल में मेरे लिए एक ये एजुकेशन है कि जब मैं देखता हूँ बाकी संसद के सदस्य देखता हूँ या जब मैं तो स्टेट में जाता हूँ, ज़मीन में जाता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को देखता हूँ, तो जो इनकी जो मेहनत जो है, इनकी जो कमिटमेंट जो है, कितना समय देते हैं, जो मैं उनका जीवन देखता हूँ कि घर में उनका कैसा होता होगा, तो मैं कहूँगा ये सब के लिए नहीं है कि ये एक किस्म से सचमुच पॉलिटिक्स एक बहुत, और पब्लिक सर्विस में कहूँगा एक बहुत एक्सेप्शनल माने इतनी प्रेशर होती है और इतने डिमांड्स होते हैं, तो जो ब्यूरोक्रेसी कुछ हो सकते हैं पर वो इंडिविजुअल्स कि किसी में वो टैलेंट है कि पूरे माने जीवन में ब्यूरोक्रेट रहा हो, पर तब भी उनमें कुछ है जो दूसरे लोग देखते हैं उनको वहाँ ले जाते हैं, पर ये हर आदमी के लिए नहीं। मैं नहीं कहूँगा कि ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। Oh, that's sir, one question which is more local. As you are aware, sir, Rajkot is a hub of a Saurashtra. We are surrounded from a Jamnagar, about Jamsab you have said, which is a hub for a brass industry. Morbi, which is a hub for a ceramic, one of the biggest in the world. And Rajkot, the auto ancillary, and so on and so on. Sir, as you rightly said, we are going towards the 5 trillion economy. How and what we can contribute to make it possible? As a Saurashtra, all the industrialists, all of them are sitting here. They are listening you very carefully, sir. देखिए, मुझे लगता है कि एक तो हमें खुद अपनी क्षमता, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, एग्रो बिजनेस, सर्विसेज ये बढ़ानी चाहिए। एंड द गुड थिंग अबाउट गुजरात इज़ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी हुई है बट एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है। यहाँ माने ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ है। अब एक तो है कि ग्रोथ होना, दूसरा कि ग्रोथ इस तरीके से होना कि आप दुनिया की नज़र में कॉम्पिटिटिव है, कि आपका एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव है। जैसे आप मोरबी, आप सेरामिक्स की बात कर रहे हैं, अब कितना कॉम्पिटिटिव है हम जानते हैं कि इसकी पहचान दुनिया में बन चुकी। तो हमें जो है, जब हम कहते हैं विकसित भारत, अमृतकाल, हमें जो है अगर ये देखिए हमारे यहाँ कभी कभी ये सब में है कि मैं कहूँगा मेरी परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में इम्प्रूव हुई है। मैं अपने आप को अपने से बेंचमार्क कर रहा हूँ, वो अब नहीं चलेगा। हमें जो है दुनिया में देखना है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और हमें उनके साथ बेंचमार्क करना। तो जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग और नहीं बढ़ाएं, जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं आए, जब तक हमारे यहाँ वो इसको माने रोजगारी से इसको कहीं एक किस्म से कमर्शलाइज नहीं करें, इंडस्ट्रियलाइज नहीं करें, तभी जब हमें वो सब चीज़ करनी होगी
उसी में अवसर है। और मुझे देखिए साफ दिखाई देता है कि जिस दिशा में दुनिया जा रही है और उसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, क्योंकि दुनिया हमें एक किस्म से ट्रस्ट करती है कि कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे जो व्यापार करने का तरीका, हम जो हैं वो गुड्स को सब्सिडाइज नहीं करते। तो हमें जो है रिश्ते बनाने चाहिए, और ये विदेश नीति का एक लक्ष्य है कि दुनिया में दरवाजे कैसे खोलें हमारे बिजनेस के। ये हमारा एक बहुत मैं कहूँगा मुख्य लक्ष्य। Thank you, sir, for sharing this. Now I will invite my another friend who is also carrying many questions for you. Can I request Danish to come here? नमस्ते सर। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए थे उसमें से हमने 3 ही क्वेश्चन अभी लिए हैं। यूथ के ओर से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आए थे कि यूएन में हमें परमानेंट मेंबरशिप कब मिलेगी? जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पर कुछ भी जो बड़ी चीज़ होती ना, बिना मेहनत के कभी मिलती नहीं, तो मेहनत भी करना पड़ेगा। और इस बार थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, ये यूएन की संस्था जो है ये अब करीब इसको बनते बनते 80 साल हो गए। उस समय जो है 5 देश थे जिन्होंने आपस में तय कर लिया था कि वो यूएन के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनेंगे। उस समय कुल मिला के स्वतंत्र देश जो थे वो करीब 50 थे। अब पिछले 80 साल में वो 50 देश यूएन की अगर आप सदस्यता देखें तो 50 से करीब 200, 193, 94 ऐसा कुछ है। पर उन्होंने क्या किया है, इन 5 ने एक किस्म से अपना कंट्रोल रखा है। और ये अजीब बात यह है कि आप उन्हीं 5 से पूछ रहे हैं कि आप अपनी सहमति दीजिए कि ये चेंज करें। आप माने ये अजीब सिचुएशन। अब क्या हुआ है कि उनमें से आप कुछ राजी हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ ईमानदारी के साथ अपनी पोजीशन रखते हैं, कुछ पीछे से कुछ और चलाते हैं। तो और उन्होंने दूसरों को भी खड़ा रखा है कि अगर आप कुछ प्रस्ताव दें तो किसी और से कुछ और प्रस्ताव दिलवाते। तो ये सालों से चल रहा है। पर अभी मुझे लगता है कि दुनिया में ये भावना की चेंज होना चाहिए, और चेंज में भारत को परमानेंट सीट मिलना चाहिए। ये भावना जो है ये मैं हर साल में देख रहा हूँ कि ये भावना बढ़ रही है। और इसके कारण आज कल एक सुनवाई हो रही है, एक नेगोशिएशन चल रहा है, जिसमें अलग अलग देश जो हैं अपना पक्ष रख रहे हैं कि हमारे मन में ये आइडिया है कि ऐसा होना चाहिए। तो एक मेक्सिको का मॉडल है, एक छोटे देशों के प्रतिनिधि लिचेनस्टाइन का मॉडल है, अफ्रीका ने कुछ रखा है, अरब देशों ने कुछ रखा है। हम जो है भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, हम 4 जो हैं मिलजुल के हमने एक प्रस्ताव सामने रखा है। तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ी तो आगे बात बढ़ेगी, पर ये हमें दबाव बना के रखना चाहिए। और जब ये दबाव बढ़ता जाएगा और लोग देखेंगे कि जब तक ये देश नहीं आएंगे, क्योंकि अभी दुनिया में ये फीलिंग है कि यूएन बहुत कमज़ोर हो चुका है, कि यूएन की कहीं चलती नहीं है। यूक्रेन युद्ध में यूएन में डेडलॉक हो गया था। अभी जो इजराइल गाज़ा में जो चल रहा है वहाँ भी यूएन की सहमति नहीं बनी इसमें। तो मुझे लगता है कि जैसे ये फीलिंग बढ़ता जाएगा, हमारे लिए जो सीट मिलने की संभावना जो है वो भी बढ़ती जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। दूसरा सर क्वेश्चन बिजनेस कम्युनिटी से है कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड एक्सपोर्टर है उनके लिए कौन कौन से देश में आप नई अपॉर्चुनिटीज़ का मार्गदर्शन दे सकते हैं, और जो नए एक्सपोर्टर है उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं, और उसमें आपकी मिनिस्ट्री क्या हेल्पफुल हो सकती है? नहीं, अच्छा सवाल है, क्योंकि हमें जो है एक्सपोर्ट ज़रूर बढ़ाना चाहिए।
अब पिछले सालों में आपने देखा होगा कि आज जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है रिकॉर्ड लेवल पे है, करीब 770 बिलियन का एक्सपोर्ट पिछले साल हुआ था। और इसका कारण है कि मोदी सरकार जो है शुरू से एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी को प्रोत्साहित कर रही है और अलग अलग तरीके से सपोर्ट मिल रहा है उनको। ये सपोर्ट जो है ये कोई प्रोग्राम वाला सपोर्ट के अलावा अगर मान लीजिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, आपको शिपिंग पोर्ट में शिप हैंडलिंग में परिवर्तन आया, आपके एयरपोर्ट में कुछ फ़र्क हुआ, आपका जीएसटी के कारण जो आपके टैक्सेशन जो हैं और गाड़ी जो उनकी मूवमेंट जो है वो और सुविधा से हो रही है, तो एक तो हमारी इंटरनल एफिशिएंसी जितना हम बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा है। अब अगर बाहर की मार्केट की बात करें, क्योंकि मेरा खुद अनुभव है, मैं एम्बेसी में 1-2 एम्बेसी में मैं डायरेक्टली मैं कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी मैंने संभाली है और 1 साल मैंने टाटा ग्रुप के साथ जो बिज़नेस किया था उस समय भी, क्योंकि उनका काफ़ी बाहर इन्वेस्टमेंट भी है। मैं कहूँगा कि एक हम जो मैच्योर मार्केट जो है अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इस पे ज़रूर अपना जितना, मुझे पता कि बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, पर इस पे हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट्स जो हैं यहाँ परचेसिंग पावर ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादातर बिजनेस डिस्प्यूट कम होते हैं, यहाँ आपको जो कॉन्ट्रैक्ट में और वो उनकी जो अपेक्षा होती है वो क्लियरली आपको कह देते हैं। तो ओवरऑल यहाँ मार्जिन्स भी अच्छे हैं, डिमांड भी है, परचेसिंग पावर भी अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट का पालन होता है। तो मैच्योर मार्केट्स में तो हमें ज़रूर इसको डेवलप करना चाहिए। और अगर आज हम देखें कि यूरोप और यूएस की डिमांड क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल वो भारत से नहीं ले रहे और ये लेने की संभावना है। इसके अलावा दूसरा मार्केट जो है हमारे पड़ोस में एक समय था जहाँ राजनीतिक कारणों के लिए हमारे बारे में एक दुविधा थी कि भाई कहीं और से ले लें, भारत पर निर्भर क्यों रहें। ये फीलिंग अब चेंज हो रहा है। अब जैसे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, क्योंकि आप इनको मिला के आप देखिए नज़दीक हैं, हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम है, वो सामान हमारी जो क्षमता हमारे सामान उसको पहचानते भी हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड करीब करीब हमारे समान है, तो वहाँ जो है फिट होना उतना मुश्किल नहीं है। और ओवरऑल एक किस्म से, क्योंकि एक पॉपुलर लेवल में हम एक दूसरे को पहचानते भी हैं, बहुत कंफर्ट है वहाँ। जो नई मार्केटें जो हैं, एक तो हमें अफ्रीका पे और बल देना चाहिए, खासकर ईस्ट अफ्रीका में। और मैं सबसे ज़्यादा मैं गुजरात में इसको मैं दोहराता हूँ, क्योंकि अफ्रीका में अगर आप देखेंगे वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी में गुजरातियों की बहुत चलती है और आपने एक किस्म से उसका एक नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए। और अफ्रीका में बहुत सारे देश, या तो हम टॉप 4-5 ट्रेड में हम टॉप 4-5 में हैं, इन्वेस्टमेंट में भी हैं, पर वहाँ भी चुनौतियाँ हैं। अभी अफ्रीका की स्थिति ऐसी है कि वहाँ आजकल पेमेंट्स की प्रॉब्लम है कि उनके पास डॉलर की कमी है। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमारा ट्रेड सेटलमेंट अपने करेंसी में हो, डॉलर का उपयोग ना करें कि रुपए में चलाएं या आपस उनकी करेंसी हमारी करेंसी के बीच में समझौता हो, या यूपीआई का इस्तेमाल करें जहां यूपीआई की प्रक्रिया चल रही है। तो अफ्रीका में कहूँगा, और मैं कहूँगा हम शुरू करें लैटिन अमेरिका, क्योंकि लोग को लगता है कि लैटिन अमेरिका बहुत दूर है, पर आज लॉजिस्टिक शिपिंग इतना बदल चुका है कि पिछले साल हमारा लैटिन अमेरिका के साथ, साउथ अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड $45 बिलियन था। और हम जो हैं आज ब्राज़ील और अर्जेंटीना से तो वो तेल भी खरीदते हैं, माने पेट्रोल वाला तेल भी लेते हैं और कढ़ाई वाला तेल
कुकिंग ऑयल भी लेते हैं। तो हमें जो नई मार्केट्स की ओर भी देखना चाहिए, बट जो अभी जो मार्केट्स हाथ में है उसको भी हमें और डिपेंड करना चाहिए। सर आपकी मिनिस्ट्री उसमें कैसे हेल्पफुल हो सकती है? हमारी मिनिस्ट्री हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि अभी हर राज्य दूतावास को बहुत क्लियरली बताया गया है और ये प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि आपका पहला काम जो है कि हमारा ट्रेड बढ़ाना। तो इसमें हर एम्बेसडर खुद इंटरेस्ट लेता है। हर एम्बेसी में कोई ऐसा प्रतिनिधि है जिसकी ये माने 24/7 की जिम्मेदारी। तो अगर आपको किसी देश के बारे में जानकारी चाहिए, आप किसी पार्टी के बारे में पूछना चाहते हैं कि ये पार्टी कैसा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप क्योंकि कुछ ऐसे हो सकता है कि अवसर आए जिसमें आपको कुछ उसके उस क्षेत्र के बारे में परिचय बिल्कुल ही नहीं, तो इसमें एम्बेसी काफ़ी मदद कर सकती है। अगर कोई डिस्प्यूट भी हो, क्योंकि कल मुझे कहीं और ये प्रश्न पूछा गया था कि कहीं हमारा कोई किसी के साथ विवाद हो, हम क्या करें। मैंने कहा सबसे पहले एम्बेसी चले जाए, क्योंकि वो दबाव डालेंगे, वो आपके पक्ष में अपना ही आवाज़ उठाएंगे। और उसका मैंने खुद, ये मेरा अनुभव है कि जब मैं एम्बेसी से मंत्रालय जाता था और मैं कहता था कि देखिए हमारे एक्सपोर्टर के साथ कुछ अन्याय हुआ है, ये बिल्स इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं किया, तो वो दूसरे पार्टी को बुलाते थे, कहते थे कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम। उसका कुछ असर होता है, 100% नहीं होता पर कुछ तो होता है। तो मैं कहूँगा आपको, मैं विदेश मंत्री के तहत आप सबको कह रहा हूँ कि हमारे सिस्टम का उपयोग करें, इसीलिए तो हैं हम लोग। थैंक यू सर। और लास्ट क्वेश्चन सर, आपकी 2 बुक नए भारत की रणनीति और वाई भारत मैटर्स में आपने नैरेटिव्स के बारे में बताया है, तो उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दे के उसमें युवाओं की भूमिका क्या हो सकती है? वैचारिक आक्रमण जो हो रहा है उसके सामने हम कैसे सुरक्षित रहे, वो सर लास्ट क्वेश्चन। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मैंने लिखा क्या है और क्यों लिखा है। पहली किताब जो है वो 2020 में निकली थी, उसका टाइटल था इंडिया वे। दूसरी किताब मैंने हाल ही में जनवरी में प्रकाशित की थी, वो उसका टाइटल है वाई भारत मैटर्स। अब मैं थोड़ा आपसे प्रश्न से मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि लोगों को इसमें भी इंटरेस्ट होगा। पहली किताब में मैंने आज की दुनिया जो है, दुनिया में जो अलग अलग चुनौतियाँ जो हैं, क्या सिचुएशन आती है, नीति बनाने में क्या दुविधाएं हैं, तो मैंने महाभारत का उपयोग किया था। मैंने महाभारत की एनालिसिस की और कहा कि अगर कुछ भी सिचुएशन ले लें, पाकिस्तान के साथ कैसे डील करना है, चाइना के खिलाफ क्या, या चाइना के साथ कैसे डील करें, या दुनिया में किसी और की लड़ाई चल रही है, इसमें हम दूर रहें, शामिल हैं, नहीं है, प्लस माइनस क्या है। तो मैंने महाभारत का उपयोग किया एक किस्म से, ताकि लोग समझें और उसको बहुत इजीली रिलेट करें। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आतंकवाद। आप जानते हैं कि बाहर से लोग बार बार हमें छेड़ते रहते, आतंकवाद होता रहता है। तो मैंने उदाहरण दिया शिशुपाल का, कि कभी न कभी, माने हर देश झेलता है, पर कभी न कभी वो क्षण आता है जहां इसका रिएक्शन होता है। अब दूसरी किताब में मैंने रामायण का उपयोग किया कि दुनिया की एनालिसिस में रामायण में भी अलग अलग सिचुएशन होते हैं जहां इसका माने रामायण के उदाहरण से समझाने में और आसानी होती। पर युवकों को मैं कहूँगा कि उनको दुनिया आज जो है, दुनिया में इतनी अपॉर्चुनिटी, और इसको समझ भी होनी चाहिए और इसका उपयोग भी करना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें भारत छोड़ के दुनिया बाहर जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें दुनिया हमारे पास आएगी, दुनिया हमारे पास आ रही, कि जब हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है,
टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है, आज जब कहते हैं दुनिया ग्लोबल वर्क प्लेस बन चुकी है, माने आप राजकोट में बैठ के आपका काम कहीं एम्प्लॉयर कहीं और हो सकता है। तो ये एक नई दुनिया खुल रही है, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व होगा और हमें दुनिया समझना भी चाहिए, हमें अपना आत्मविश्वास भी बढ़ाना चाहिए, हमारी क्षमता भी बढ़नी चाहिए, तो इसकी तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसीलिए जो प्रधानमंत्री का कहना है कि हमें अमृतकाल की तैयारी करो, ये खासकर इनका मैसेज जो है वो युवा पीढ़ी को टारगेट करता है। थैंक यू वेरी मच सर। सर, एक आखिरी निवेदन है आपसे। हमारी गुजरात की एक जैन कम्युनिटी की बच्ची है, अरिहा उनका नाम है सर। जर्मनी में उनके पेरेंट्स के पास इस केस से मैं परिचित हूँ जी, उनके पेरेंट्स से पास है। अब हमारा निवेदन ये है सर कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। नहीं, देखिए ये बहुत सेंसिटिव केस है और एक किस्म बहुत जटिल केस है और मैं खुद उनके पेरेंट्स से मिला हूँ और इस केस में हम लोगों ने बहुत अटेंशन दिया है, हमारे खुद राजदूत भी इन्वॉल्व हैं वहाँ। और अभी सिचुएशन ये है कि इस बच्ची को उनके यहाँ चाइल्ड सर्विसेज उनके हवाले कर दिया है और इससे हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं, क्योंकि उनका माहौल जो है, ये बच्ची है तो हम नहीं चाहते कि वो जर्मन माहौल में उनकी बचपन उस पर गुजरे। तो इसमें ये अभी हम वहाँ जो उनके माता पिता हैं वो भी कोर्ट गए हैं, वो कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हो रही है। ये मैंने खुद अपने लेवल में भी अपने काउंटर पार्ट के साथ ये विषय उठाया है। तो हमारी कोशिश है कि इसका कुछ सलूशन निकल आए। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट ही हैं, तो अच्छा ही है कि हम उस पर वहाँ छोड़ दें। पर ये मैं बिल्कुल आश्वासन आपको देना चाहता हूँ कि ये विषय मैं खुद पर्सनली जानता हूँ और हम इसको बिल्कुल मॉनिटर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ते हुए मैं अजय जोशी को विनती करता हूँ कि बहुत संक्षिप्त में आभार दर्शन प्रकट करें। नमस्कार। आज राष्ट्रीय एकता मंच के माध्यम से आयोजित भारत भाग्य विधाता प्रबुद्ध गोष्ठी के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्माननीय विदेश मंत्री जी श्री एस जयशंकर जी का मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच विराजमान हुए हैं। इसके साथ राजकोट के भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए उन सभी प्रबुद्ध नागरिकों का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिसकी प्रेरक उपस्थिति ने इस प्रोग्राम में चार चांद लगाए हैं। साथ ही में इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एनसीसी कैडेट्स, राष्ट्रीय एकता मंच के सभी सदस्य, नामी अनामी सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।